तब आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो दिमाग का उपयोग 100% तभी कर पाएंगे, 100% तो कोई कर ही नहीं पाता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उपयोग तब कर पाएंगे जब दिमाग शांत होगा। और आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपके ऊपर बहुत सारे बर्डन है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके तो 97 नंबर आ रहे हैं, 100 में से 150 नंबर लिया है वो, तो समझे नहीं समझे, तो इस तरीके के बर्डन नहीं आते। हाँ मतलब होता है, लगता है ऐसा ही 100 में से 150 आ रहे होंगे उसके, आता उसको कुछ नहीं है, तो कैसे 5 नंबर फालतू आ गए होंगे, लेकिन मन तो विचलित हो जाता है ना। तो कैसे दिमाग को शांत रखें, समझे नहीं समझे, तो ये बातें हैं। चलो बहुत सारी बात होगी इस पे, है ना। खैर, लेकिन मैं तुम्हें समझाया था कि तुम जब आओ ना इंस्टीट्यूट तो ईयरफोन लेकर के और गाने सुनते आया करो, और जब बीच में ब्रेक हो तो बैठ के आराम से गाना सुना करो कि हम तुम पास आए यूं मुस्कुराए, मतलब अरे तो यार अभी तो यही गाने सुनोगे ना भाई, जिस उम्र में हो तो मुझे तो यही अच्छा लगता था ना, है कि नहीं। तो कुछ कुछ होता है, ऐसे कई गाने आते हैं। अरे तो हाँ सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा फील भी आना चाहिए, ऐसा फील नहीं आ रहा तो गड़बड़ है इसका मतलब, है कि नहीं? हाँ तो सही है, तो गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ, सही बात है। सुनो, अरे भाई कुछ हो रही है, चलिए पढ़ा देते कोई बात नहीं। पहले अभी लक्षद्वीप पढ़ना था अपने को, अंडमान निकोबार पढ़ा था, जारवा होंगे, सेंटिनलीज, पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिला, कोई बात नहीं है, अभी कल तुम्हें पूरा पीडीएफ मिल जाएगी दरोगा 1 की। मेरी बात सुन लो वापस, दरोगा 1 की पूरी पीडीएफ, ये तो इसमें चैप्टर कम है, और चैप्टर उसमें एक बच्चे ने मुझे पीडीएफ दिया है, उस पूरे चैप्टर है जितना पढ़ा है तो सारा एक साथ सारा 150-200 पेज के वो। हाँ तो सुनो, लेकिन वो थोड़ी सी समझने में साफ नहीं है, हल्की सी, लेकिन समझ जाओगे, राइटिंग ठीक है उसकी, है ना। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर राइटिंग का है तो कर लेना, और अगर कुछ अपडेट होगा ना तो अपडेट क्लास में नोट करवा देंगे, लिख लो, और अपडेट को साइड में कहीं भी लिख लेना, ताकि पीडीएफ पीडीएफ का झंझट खत्म हो जाए। फिर मेरी बात समझे, कल पक्का उस पे लोगो लगवा के डाल देंगे, ठीक है ना, उसको रख लेना, उससे कर लेना। अब सुनो, तुम लोग आओ, लक्षद्वीप की पीडीएफ आगे आएगी तो आगे समझा देंगे, ठीक है ना। अंडमान निकोबार हो गया था, अंडमान निकोबार का बता दिया ना सारा मैंने आपको, विस्वती वन पाई जाते हैं, विस्वती जलवायु पाई जाती है, सदाबहार वन है, वो सब बताया था मैंने आपको। अब थार कामरुस्थल और लक्षद्वीप दो टॉपिक आज अपनी क्लास में करेंगे कंप्लीट, ठीक है ना। और कल से, कल तो मैं ट्रैवल करूंगा तो इस समय फ्लाइट में रहूंगा, तो कल तो क्लास नहीं होगी, परसों शाम को फिर क्लास हो जाएगी। हाँ मैंने सुनो सुनो, मैंने बिल्कुल अच्छे से बोल दिया, अंकित जी से मेरी बात हो गई, अंकित जी ने कहा था कि सर बच्चों को एक्सेस मिल जाएगा, अब वो उनकी जिम्मेदारी है आपको एक्सेस कैसे देंगे, ठीक है ना भाई, उनसे बोलो वापस कि एक्सेस कैसे मिलेगा इनको ना। एंड आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, सुन लो यार, शोर मत मचाया करो, तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा, किसी भी कोई भी कोर्स आपके पास होगा, कल आपको एक्सेस दे देंगे, परसों क्लास हो जाएगी इन एनी हाउ कंडीशन। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि ज्योग्राफी में सबसे लास्ट में हो, मैं चाह रहा हूं सबसे पहले ज्योग्राफी निपटा के साइड में रख दे, ताकि आपके दिमाग में भी रहे कि हां भाई 12-13 प्रश्नों का जुगाड़ हो गया, यहां से हो जाएंगे, और तुम मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर पाओ, समझे नहीं समझे। तो फिर मैं आराम से इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवा के फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी कभी एक सप्ताह क्लास लगवाएंगे, और 8-10 घंटे में वर्ल्ड ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट चीजें करवा दें, ऐसे अपना चलेगा दिमाग में ना सबको। हां, और जनगणना के जो टॉपिक है उनको टिक्स बना के अच्छे से टिक्स बना के, कोई टिक बनेगी तो मैं बना दूंगा, नहीं बनेगी तो कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, किसी से ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे किसी का टिक, उससे पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है, जैसे भी होगा व्यवस्था करके, क्योंकि उसमें ना क्या सुबह वाला चलता रहेगा अपनी क्लास में, उसमें क्या दिक्कत है, दोनों क्लास चलेंगे दोनों, ठीक है ना। तो ये है, कल तो सुबह क्लास हो जाएगी, शाम की हो जाएगी, परसों तुम्हारी क्लास दोनों हो जाएंगे, या हो सकता है परसों गड़बड़ हो जाए क्लास ना हो सकता है। सुनो सुनो, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि परसों एक मतलब मेरे को स्पिरिचुअल गुरु जी हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु है कोई, तो उनका मैसेज आया था कल रात को कि मैं वृंदावन हूँ अगले 5 दिन तक, तो हो सकता है अगर अगर वो हमारे घर आएंगे तो मैं उनको गाड़ी भेज करके घर बुलवाऊंगा, अगर वो नहीं आए हमारे घर तो फिर मतलब हम लोग वृंदावन हमारे थोड़ा नजदीक पड़ता है, तो वो मैं देखूंगा 1 आध दिन का थोड़ा सा रहेगा घर पे, लेकिन मेरी कोशिश है कि घर रहते रहते मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन और थ्योरी दोनों करवा दूं, ठीक है ना, कंटेंट चाहिए ना, है कि नहीं, तो अपने करवा देंगे काफी सारा। सुनो एक बार, इसके थार मरुस्थल सुनो एक बार, थार मरुस्थल का सबसे सीधा प्रश्न तो आता है, किसका अवशेष है, किसका अवशेष है, टेथी सागर, किसका अवशेष है, ये टेथी सागर में डूबा हुआ था, और बाद में जो है ये टेथी सागर से बाहर आया, और जिस समय इसका विकास हुआ, जिस समय इसका विकास हुआ वो समय था कौन सा, तो वो समय था आपका कौन सा, वो था कौन सा, होलोसीन, कौन सा काल था, होलोसीन, वो होलोसीन समय था, होलोसीन काल था, ठीक है ना, वो था आपका काल होलोसीन काल। अब सुनो, थार मरुस्थल का जो विस्तार है, वो थार मरुस्थल का विस्तार भारत के 4 देशों में, एक पाकिस्तान में है और एक है भारत में, और इसे जो है ना, इसे पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। इसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं, चोलिस्तान, क्या कहते हैं, चोलिस्तान। अब सुनो, होलोसीन काल में निर्माण हुआ, भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, कितने राज्यों में फैला है, 4 राज्यों की बात करें तो देखो, एक इसका विस्तार है यहाँ पंजाब में, एक विस्तार है हरियाणा में, एक विस्तार है राजस्थान, और एक विस्तार है गुजरात। भाई इस तरफ से ना बारिश आती है, बारिश मतलब मानसून की 2 शाखाएं आएंगी, 2 शाखाएं मानसून की आएंगी, एक शाखा आएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर। तो अगर आप भारत का मानचित्र थोड़ा सा समझते हैं तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, ऐसे तो आती है शाखा कौन सी, अरब सागर, और इस तरीके से आता है बंगाल की खाड़ी, ये आती है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी। अब सुनो, अरब सागर आपको दिखेगा कि अरावली के समांतर, अरब सागर अरावली के समांतर, अरब सागर के समांतर चलती है कौन, अरावली, और इस तरफ से आती है बंगाल की खाड़ी। देखो बारिश होने के लिए आपको चाहिए पर्वत, चाहिए पहाड़ चाहिए, क्योंकि मानसून आएगा पर्वत से टकराएगा, टकरा के वो वायु ऊपर उठेगी, उस वायु में क्या है, नमी है, और वो जो नमी है आर्द्रता है, वो जब ऊपर जाएगी आर्द्रता हवा के साथ, तो ऊपर जाकर तापमान कम होगा, और कम होगा तापमान, तो तापमान कम होते के साथ में वो बादल बन जाएगा, और बादल संघनित होकर के या आर्द्रता का संघनन होकर क्या हो जाएगी, बारिश। इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा है, देखो वर्षा 3 प्रकार से हो सकती है, या तो साइक्लोन आए, चक्रवाती वर्षा, चक्रवात आएगा टकराएगा बारिश होगी, या बारिश होगी विषुवतीय रेखा के आसपास कि पानी गर्म हुआ, ऊपर उठा, पानी जाके ऊपर बादल बनाए, आर्द्रता जो है सापेक्ष आर्द्रता 100% बरस गया, 2 पैर तक संघनन, तीसरे पैर में बारिश, ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरी वर्षा पर्वत की वायु आएगी, पवनें आएंगी, टकराएंगी, ऊपर उठेंगी, आर्द्रता ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे और क्या हो जाएगी, बारिश, बारिश हो जाएगी। 3 प्रकार से वर्षा हो सकती है। अब राजस्थान में चक्रवाती वर्षा जो होती है वो सर्दियों में होती है, जब भूमध्य सागर से चक्रवात आते हैं, और दूसरा जो है समयनी वर्षा होगी नहीं, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास नहीं है, दूर है, और तीसरा पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा करेगी केवल केवल बंगाल की खाड़ी, क्योंकि यहाँ अरावली है, तो वायु आएगी, पवन आएगी, ऐसे टकराएगी, ऊपर उठेगी, इधर तो बारिश हो जाएगी, इधर क्या रह जाएगा, सूखा। और अरब सागर क्योंकि अरावली के क्या है, समांतर, तो ऊपर नहीं उठेगी, अरावली की शाखा इसके समांतर समांतर आगे की तरफ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जाकर बारिश करेगी, इसलिए राजस्थान में जो वर्षा होती है वो कौन सी शाखा होती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होगी, और बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश हो जाएगी, और पश्चिमी राजस्थान का रह जाएगा सूखा। अब देखो ये वायु आई है, पवन आई है चल के, तो अब ये पवन कहेगी देख भाई यहाँ तक आए हैं तो यहाँ भी जाएंगे जैसलमेर, तो बोले चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पवन जब अरावली को क्रॉस करके इधर आएंगी
तो इस तरफ पता चलेगा कि इनसे केवल और केवल बारिश होती है कितनी होती है 40 से 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है 40 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर होगी। तो 40 से 50 सेंटीमीटर बारिश इसमें क्या होगी और बाकी फिर ये 40 से कम बारिश होते जैसलमेर वगैरह में जाते जाते बारिश 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा बारिश नहीं, 2-3 दिन वर्षा होती है बस, और वो भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, यहाँ बारिश फिर नहीं होती, पूरा सूखा रहता है। इसलिए इस थार मरुस्थल का विकास हुआ है क्योंकि यह अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। बहुत सिंपल सा इसका कांसेप्ट है। एक बात होगी। अब ये तो 50 सेंटीमीटर की संवत्सर रेखा है, इसके सारे साल कितनी बारिश हो रही है 50। जैसे जैसे आप आगे चलोगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटेगी, और यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो यहाँ से यहाँ तक वर्षा की मात्रा 25 से 50 के बीच में होगी, और यहाँ तो बारिश 50 सेंटीमीटर 25 से भी कम। तो ये जो रेखा है इसका नाम दिया 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कितनी रेखा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये दो भागों में बांटती है पश्चिमी रेतीला मैदान, इसको बोलते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान। इसके दो हिस्से, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल वो है जहाँ बारिश सबसे कम मतलब 25 से भी कम हो रही है, और अर्ध शुष्क वो है जिसके अंतर्गत बारिश कितनी होती है 25 से 50, 25 से ज्यादा और 50 से कम। यहाँ पे एक नदी बहती है, इधर से आती है पंजाब हरियाणा राजस्थान से बहती है, इसका नाम है घग्गर। तो ये अर्ध शुष्क का एक हिस्सा है, इसको बोलते हैं घग्गर का मैदान। क्या बोलते हैं घग्गर का मैदान। और यहाँ से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं लूणी। कौन सी आती है लूणी, ये वाला मैदान है लूणी का मैदान। तो देखो घग्गर का मैदान और लूणी का मैदान, मतलब शुष्क मैदान है कि अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश। और ये जो क्षेत्र है ना, अच्छा एक बताओ कि इन नदियों में बाढ़ तो आती नहीं है, लेकिन नदियों की घाटियों में बताओ मिट्टी कैसे मिलेगी, जलोढ़। भाई घग्गर की घाटी में लूणी की घाटी में कैसी मिट्टी है, जलोढ़। जलोढ़ भी बहुत पुरानी है, इसलिए इसको हम राजस्थान बांगर के नाम से भी जान, राजस्थान बांगर। तो राजस्थान बांगर का विस्तार अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उसको हम राजस्थान बांगर कहते हैं। तो 4 राज्यों में फैला हुआ है, सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में है, गुजरात पंजाब हरियाणा में है, तैतीस सागर गांव से सोलह काल में निर्माण, पूर्वी सीमा अरावली, इस मरुस्थल की पूर्वी सीमा अरावली। अब अरावली कट रही है तो लगातार थार मरुस्थल का विस्तार पूर्व की तरफ होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है अरावली, या 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और 25 सेंटीमीटर को दो भागों में बांटती है। अर्ध शुष्क कौन है शुष्क, अर्ध शुष्क कौन है शुष्क, ये आ जाएगा। अगला देखो पाकिस्तान में इसका विस्तार मिलता है जिसे क्या कहते हैं चोलिस्तान का मरुस्थल, चोलिस्तान का मरुस्थल, चोलिस्तान का मरुस्थल कहते हैं इसको। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर किसी मरुस्थल में तो किसमें है थार का मरुस्थल। दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसमें है थार का मरुस्थल। दुनिया का सबसे नया मरुस्थल भी कौन सा है थार का मरुस्थल। दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता भी अगर कोई है तो थार का मरुस्थल। और यहाँ पर कई सारी खारे पानी की झीलें मिलती है, जैसे एक सांबर है, पंचपदरा है, डीडवाना, कुचामन, ये सब जो झीलें ना, ये सब डीडवाना है, लूणकरणसर है, पंचपदरा है, एक और नाम आता है कुचामन। ये मत सोचना कि मैं राजस्थान का हूं तो मैं ये सब नाम बता रहा हूँ, ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ऐसे पूछता है कुचामन डीडवाना पंचपदरा है क्या है, जैसे बीपीएससी पूछता है लोक तक है, ऐसे पूछ लेगा कि पंचपदरा लूणकरणसर ये है, तो आप कहोगे खारे पानी की झील, खारे पानी की झीलें। और इन सब में नमक का क्या होता है उत्पादन किया जाता है। सांबर भारत की सबसे बड़ी नमक उत्पादक झील है, चर्चा कर चुके हैं सुबह की क्लास में। भाई भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का। कौन सी है सबसे अधिक खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी कौन है चिल्का। लेकिन प्रश्न बदल दो, सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय तो कौन आएगी सांबर। अंतःस्थल का मतलब हो गया सब चारों तरफ किसे घिरी हो, भूमि से घिरी हो, और सबसे बड़ी लैंडलॉक सांबर है। और सांबर जो है ये उदाहरण है बोलसन का। किसका उदाहरण है, बोलसन का उदाहरण। किसका उदाहरण है, बोलसन, बोलसन का उदाहरण, बोलसन का एग्जांपल है, ठीक है ना, बोलसन का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। ये हो गया। अब देखो लेकिन मैं एक चीज से बहुत मतलब सरप्राइज दूंगा एक बात से, है ना, मतलब पता नहीं बताऊं कि नहीं बताऊं आपको, कि जो गुरुजी बताते हैं ना वो सही कहते हैं। वो उन्होंने कहा था 18 तारीख तक तो परेशान रहेगा, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ जिस चीज की परेशानी थी वो सच में आज ही सही हुई है, और कल 18 तारीख है। सही में मैं सरप्राइज हूँ इस बात से, है ना, कि वास्तव में व्यक्ति को, अरे नहीं मतलब ऐसा मत मानना कि मैं घर जा रहा हूँ इसलिए राजी हो, ना ना ना, मतलब चलो कुछ व्यक्तिगत मतलब मेरी समस्याएं थी, है ना, वो सच में ही मतलब मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे हुआ ये, वो सच में सॉर्ट आउट होगी समस्या। आज 17 तारीख है, कल 18 को 18 तक दिक्कत है। कभी कभी आपसे कभी ऐसा मिलवाएंगे, तुम्हें पक्का मिलवाएंगे, लाइन चल रही है फोन की, मिलवाते हैं। अरे मैं मिलता रहूँ तुमसे, तुम्हारे गुरुजी मैं वो सही में करते कुछ ऐसा करते हैं। रुको अब सुनो, थार मरुस्थल में मिलवाते, खान सर से मिलवाएंगे ना, खान सर से मिलवाएंगे, लाके सर के साथ ही लाएंगे। आगे सुनो, आगे सुनो, देखो इसमें नदी बहती है लूणी। कौन नदी बहती है, लूणी को थार की गंगा कही जाती है, थार मरुस्थल की गंगा, लूणी को कही जाती है थार मरुस्थल की गंगा, थार मरुस्थल की गंगा। कौन नदी है बोलो, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, बांडी, सगाई, जवाई। देखो सगाई के नाम से चेहरे खिल गए है ना। आगे देखो भाई, अब सुनो, थार के मरुस्थल में एक मिलता है पीवणा। कौन मिलता है, ओ भाई साहब पीवणा मिलता है। पीवणा क्या मिलता है, पीवणा एक जहरीला सांप है ना। कैसा सांप है, जहरीला सांप, काटता तो फिर जहरीला कैसे। आप सुनो, जो व्यक्ति सोया रहेगा उसके पास जाएगा आराम से रात को, जाग करके उसकी छाती पे बैठ जाएगा और हवा में जहर छोड़ता है, हवा में जहर छोड़ता है पीवणा सांप, और पीवणा सांप हवा में जहर छोड़ करके और आदमी को मार देता है। इतना खतरनाक सांप है, अगर किसी के आसपास उसने जहर छोड़ दिया तो वो तो उठेगा ही नहीं, इतना भयानक सांप है पीवणा। मिट्टी के जैसे रंग का होता है पीवणा सांप। ये थार मरुस्थल में मिलता है, खूब मिलता है पीवणा सांप, ठीक है ना, बड़ा भयानक है। एक यहाँ पर मिलती है घास, क्या मिलती है, और उस घास का नाम है सेवण। क्या नाम है, सेवण। आपको पता है हम पानी नहीं बोलते, पानी बोलते हैं, तो सेवण मतलब राजस्थानी शब्दों के पीछे ण लगता है ज्यादा, न नहीं लिखता है, क्या लिखता है, ण ऐसे बोलता है ना। तो पानी बोला नहीं जाएगा, मैं कितनी बिंदी बोल दो पानी बोलूंगा, और मैं ये बात बोलते हैं खूब कोशिश करता हूँ पानी बोलूं, लेकिन पानी बोलते हैं तो लगता है यार अमेरिका से रखा है ना, तो ण ही बोलते हैं ना। तो आप देखोगे सेवण, पीवणा, तो ण शब्द का बहुत प्रयोग होता है राजस्थानी भाषा में। सेवण घास होती है, पौष्टिक घास। एक पक्षी का नाम सुना है आपने, गोडावण, नहीं सुना है, गोडावण, गोडावण कौन सा है, गोडावण कौन सा है, गोडावण, अरे ऐसे मान लो गो डाउन, ऐसे मान, समझ में बात, गो डाउन, ठीक है ना। और गो डाउन क्यों, क्योंकि पक्षी पेड़ के ऊपर अंडे नहीं देता है, जमीन पर अंडे देता है। गोडावण पक्षी पेड़ पर अंडे नहीं देता है, नीचे जमीन पर अंडे देता है। अब नीचे जमीन पर जब अंडे देगा तो जो जानवर होते हैं, कुत्ते उत्ते, बिल्ली बिल्ली, वो इनके अंडों को खा जाते हैं, इसलिए गोडावण पक्षी ना विलुप्त होने की स्थिति में आ गया।
क्योंकि अंडे, सारे अंडे सफल बच्चे बनते नहीं है, उनको खा जाते हैं जानवर। और गोडाउन पक्षी को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसको हम सोन चिड़िया भी कहते हैं हमारे लोकल में, हुकना पक्षी भी कहते हैं, बहुत सुंदर पक्षी होता है, ठीक है ना। गोडाउन पक्षी है ना, राजस्थान का राज्य पक्षी है। अब दो जिले हैं, एक का नाम है जैसलमेर, कौन जिला? एक का नाम है बाड़मेर, क्या नाम है? दो जिले जैसलमेर और भाई साहब, इन जैसलमेर बाड़मेर जिलों के अंदर एक मिलता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या नाम है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, नेशनल पार्क नहीं है, ये वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और जो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये दो जिलों में फैला हुआ है। एक का नाम है जिसको बोलते हैं कौन सा? जैसलमेर, और एक कौन सा है? बाड़मेर। जैसलमेर के अंदर देखो, ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा एरिया है इसका, तो इसमें बहुत सारे लोग निवास करते हैं, कई सारे गांव है। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसके क्षेत्र में बहुत सारे गांव है और गांव में लोग रहते भी हैं। तो गांव के अंदर लोग रहते हैं और उन गांव में से एक गांव है जिसका नाम है आकल। कौन सा गांव है? आकल। कौन सा है? आकल गांव में वुड मतलब काष्ठ के फोसिल मतलब जीवाश्म। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो पार्क है, उस राष्ट्रीय मरु उद्यान का एक गांव है जिसका नाम है कौन सा? आकल। यहाँ पर कार्बोनिफेरस काल की काष्ठ यानी कि लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं। आकल वुड के अंदर डायनासोर के अवशेष भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अभी तुरंत अभी जस्ट अभी कुछ दिन पहले और पूरे बड़े से डायनासोर के अवशेष पाए गए, ठीक है ना, इधर ही यहीं जैसलमेर के अंदर ही। यहाँ पर बहुत सारे जीवाश्म मिलते हैं। तो उस समय की लकड़ियाँ, यहाँ पर एक गाँव पड़ता है, उस गाँव का नाम है बाप। हाँ, बाप, पापा, बाप, बाप गाँव। कौन सा गाँव? बाप। कौन सा गाँव? एक नाम सुना है, एक नाम सुना है जोधपुर। जोधपुर सुना है? चलो, जोधपुर का राजा बोला कि पाकिस्तान में मिलूंगा, पाकिस्तान में। तो बीबी मैंने ना कनपटी बंदूक कर दी थी, साइन कर चुपचाप, जब मिलेगा पाकिस्तान में जाकर के, बंदूक रख के कनपटी के ऊपर, तब भारत में साइन करवाए थे। बहुत मार खाता। देखो जोधपुर कहाँ पर होता है अपना, अच्छा लगता है क्या? बताओ, कभी अच्छा नहीं लगता। किला है मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला है। तो जब उस किले को बनाने लगे ना, तो दिन में किला बनाए, रात को किला पूरा टूट जाए, पूरा सब खत्म, जितना कंस्ट्रक्शन सारा का सारा खत्म। तो किसी ज्योतिषी से पूछा गया क्या चक्कर है, दिन में बनाते हैं रात को सारा खत्म हो जाता है। तो बोले इसमें ना एक, हाँ मतलब पता नहीं कौन तोड़ देता था, तो बोले इसमें एक जीवित पुरुष की बलि देनी पड़ेगी। जब एक आदमी को नीचे उसके नींव में चुनवाया गया था, तब जोधपुर का किला बनकर तैयार हुआ था। आप कभी देख के आना, नौकरी लग जाओ तब, ठीक है ना। इतने कल खूब हमने खान सर ने खूब गप्पे मारे, कई सारी बातें बताई मेरे को, ठीक है ना। तो राजस्थान हिस्ट्री, नौकरी लग जाओ, तुम सर्विस चले जाओ, तो अपने दरोगा जी आराम से जब आगे से पैर रख के बैठना कुर्सी के ऊपर, ऐसे बैठोगे जाके, ऐसे नहीं बैठोगे, कुर्सी बैठ के मेज के ऊपर ऐसे पैर रखे ना, नहीं बैठोगे। अरे एक बार फीलिंग लेके देखना, ऐसे मजा आएगा, है ना, है कि नहीं। चलो, तो आप देखोगे कि जोधपुर जिले के अंदर पड़ता था एक गांव जिसका नाम था बाप। अभी तो उसे नया जिला बना दिया फलोदी। फलोदी भारत के सबसे गर्म स्थानों के अंदर शामिल किया जाता है। भारत का सबसे गर्म स्थान फलोदी, कौन सा है? फलोदी। तो आप देखोगे कि फलोदी के अंदर पड़ते गांव बाप गांव, उसके अंदर कुछ इस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं जिनके ऊपर ये अवशेष है कि इन पत्थरों के ऊपर कभी ना कभी कोई हिम फिसली होगी। हिमानी के अवशेष मिलते हैं। किसके अवशेष? हिमानी। थार के मरुस्थल में हिमानी के अवशेष, यानी कि ये क्षेत्र कभी ना कभी ऐसी जगह पे रहा था कि जिस समय इस पर क्या हुआ करती थी? पूरी बर्फ। बताओ, डायनासोर के अवशेष, कार्बोनिफेरस काल की लकड़ी के अवशेष, हिमानी के अवशेष, तैतीस सागर के अवशेष, ये सारे के सारे ही कहां पर है? राजस्थान में। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली राजस्थान में, विंध्याचल राजस्थान में, है कि नहीं, चंबल के बीहड़ राजस्थान में। इतनी डाइवर्सिटी है कि इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस से ज्यादा बड़ा है राजस्थान का भूगोल। 70 घंटे 80 घंटे लगते हैं पूरा करवाने, बहुत बड़ा ज्योग्राफी है। तो इसमें आप देखोगे कि बाप गांव में हिमानी के अवशेष पाए जाते हैं। वनस्पति जो मिलती है थार के मरुस्थल में, उस वनस्पति को बोलते हैं मरुद्भिद। कौन सी बोलते हैं? जीरोफाइट। कैसी वनस्पतियां? देखो, थार मरुस्थल की वनस्पति की ये विशेषता है कि जड़ें बहुत गहरी होती है, क्योंकि ऊपर तो पानी है नहीं भाई। जब जिराफ को खाना नीचे नहीं मिला तो जिराफ ऊपर मुंह करने लग गया, जिराफ की गर्दन जो है लंबी हो गई। ऐसा ही तो है, ऊंट भी वही मिलता है, उसके साथ भी यही हुआ होगा। पहले ऊंट की गर्दन छोटी होगी, फिर ऊंट जब ऊपर देखने लगा होगा तो हो सकता है वो भी नाड़े से, सॉरी, गर्दन ऐसे होगी, है कि नहीं? ऐसे तो है। तो आप देखोगे कि वनस्पतियां जो है उनको चूंकि ऊपर पानी नहीं मिलेगा तो वो जड़ें पानी की तलाश में नीचे जाएंगे, मतलब गहरी गहरी जड़ें होती है ना। तो तुम क्या बात करी, बहुत देर से देख रहा हूं मैं, क्या हो गया दीदी, क्या हुआ? खड़ी हो उधर, स्टूल ले इधर बैठ, जब इधर टाइम मत लगा। तो जीरो फाइट वनस्पतियां, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां इन वनस्पतियों, अरे इधर देखो। तो देख, तो मैं कितना बच्चा पढ़ाऊं, उधर जाने दे, दीदी है ये, ऐसे बातें नहीं करनी बैठ करके, कभी आ रही है कब से, मैं सोच रहा हूं अपने आप चुप हो जाएंगे। तो पत्तियां जो है ना छोटी होती है, ताकि सूर्य कम पड़ेगा तो जल का ह्रास भी क्या होगा? कम होगा। पत्तियों के स्थान पर कांटों का विकास ज्यादा। बताओ कौन सी वनस्पतियां? जीरो फाइट। और वनस्पतियां मरुद्भिद, कौन सी होती है? जीरो फाइट या मरुद्भिद, ये ध्यान या मरुद्भिद की वनस्पतियां, देखो ना। क्या बात करी, बहुत देर से देख रहा हूं मैं, ऐसा ही तो है। ऊंट भी वही मिलता है, उसके साथ भी यही हुआ होगा। पहले ऊंट की गर्दन छोटी होगी, फिर ऊंट जब ऊपर देखने लगा होगा तो हो सकता है वो भी नाड़े से, सॉरी, गर्दन ऐसे होगी, है कि नहीं? ऐसे तो है। तो आप देखोगे कि वनस्पतियां जो है उनको चूंकि ऊपर पानी नहीं मिलेगा तो वो जड़ें पानी की तलाश में नीचे जाएंगे, मतलब गहरी गहरी जड़ें होती है ना। तो तुम क्या बात करी, बहुत देर से देख रहा हूं मैं, क्या हो गया दीदी, क्या हुआ? खड़ी हो उधर, स्टूल ले इधर बैठ, जब इधर टाइम मत लगा। तो जीरो फाइट वनस्पतियां, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां इन वनस्पतियों, अरे इधर देखो। तो देख, तो मैं कितना बच्चा पढ़ाऊं, उधर जाने दे, दीदी है ये, ऐसे बातें नहीं करनी बैठ करके, कभी आ रही है कब से, मैं सोच रहा हूं अपने आप चुप हो जाएंगे। तो पत्तियां जो है छोटी होती है, ताकि सूर्य कम पड़ेगा तो जल का ह्रास भी क्या होगा? कम होगा। पत्तियों के स्थान पर कांटों का विकास ज्यादा। बताओ कौन सी वनस्पतियां? जीरो फाइट। कौन वनस्पतियां? मरुद्भिद। कौन सी होती है? जीरो फाइट या मरुद्भिद, ये ध्यान रखना, पूछ सकता है वो, कह देगा जड़ें लंबी, पत्तियां छोटी, कांटे अधिक, निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति विशेषता है? जीरो फाइट या मरुद्भिद की वनस्पतियां। फिर इसके बाद देखो, यहाँ पर कई प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। उन बालू का स्तूपों के अंदर एक बालू का स्तूप, उसका नाम है बरखान। क्या नाम है? कौन सा है? अरे बोलो कौन सा है? बरखान। कौन सा है? बरखान। एक बालू का स्तूप है सीफ। कौन सा है? सीफ। एक है धरियान, एक है सब्र काफिज। जो दो महत्वपूर्ण है वो एक बरखान है और एक क्या है? दरिया। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चारों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे पूछता है, मतलब यूपी, बिहार, हरियाणा सब एग्जामों में पूछता है कि स्थानांतरणशील बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? दरियान। चापाकार बालू का टीले, बालू के टिबे क्या कहलाते हैं? बरखान। जैसे ऐसे हवा चलेगी ऐसे, तो जब हवा ऐसे चलेगी, पवन ऐसे चलेंगे, तो इस प्रकार से रेत का क्या हो जाएगा? जमाव। इस प्रकार से रेत का क्या होगा? जमाव। तो पवन की दिशा में
चंद्राकार रूप में, सॉरी अर्धचंद्राकार रूप में, कैसे अर्धचंद्राकार रूप में, पवन की दिशा में अर्धचंद्राकार रूप में जब बालों का स्तूपों का निर्माण होता है, जब बालों का स्तूपों का निर्माण होता है तो इसी प्रकार के चापाकार बालों का स्तूप क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बरखान। क्या कहलाते हैं, बरखान। ये तो ऊपर से देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ऊपर से टॉप, ये शीर्ष है, इसमें दो संग होते हैं, एक संग और दूसरा, दो संग होते हैं, ऐसे दिखते हैं ऊपर से। पवनी इधर से आएंगी तो इधर से उत्तल कर देंगे, और पवनी उधर जाएंगी तो इसको अवतल कर देंगे, ऐसे अवतल कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ये सिस्टम एक आप देखोगे इसका बनता है। जब बरखान की आधी भुजा कट जाए, बरखान की आधी भुजा कट जाए, तो बरखान की आधी भुजा कटने पर ये आधा एक भुजा वाला जो बालों का स्तूप होता है उसको हम कहते हैं का सीफ या सीप, सीफ या सीप। ये बहुत क्रियाशील होते हैं, तेजी से बनते हैं, तेजी से बिगड़ते हैं, तुरंत बन जाएंगे, तुरंत बिगड़ जाएंगे, ठीक है ना भाई। हेलो, चाय की व्यवस्था करते हैं है ना, आधा कप, ठीक है ना, गरम अदरक डलवा देना उसमें, चीनी मत डलवाना। देखो आगे चलो, देखो गुजरात से शुरू होकर के और इसके सारे सारे हरियाणा दिल्ली तक, दिल्ली के बॉर्डर तक, दिल्ली के बॉर्डर तक एक इस प्रकार से एक बेल्ट बना रहे हैं, एक बेल्ट बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अरावली में ना बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, खनिज ज्यादा मिलेंगे तो अरावली को तोड़ना पड़ेगा, बिना तोड़े काम चलेगा नहीं, है कि नहीं। तो फिर क्या करें, ये रेत उड़ के इधर आ रहे हैं। पहले राजस्थान के 12 जिलों में मरुस्थल था, अब राजस्थान के 17 जिलों में मरुस्थल है। पहले 12 में था, अब 17 में, क्योंकि उत्तरी अरावली मध्य अरावली को काट दिया। जब काटेंगे अरावली तो गैप बन जाएगा, गैप जब बनेगा तो रेत उड़ करके इधर आएगी। तो हमारे गांव के आसपास रेत पहले दूर से लाते थे, दूर से, काफी दूर से रेत आती थी, क्योंकि हमारे गांव अरावली के आसपास बसा हुआ है पूरा, इधर ईस्टर्न राजस्थान इधर है मेरा गांव, तो दूर से रेत आती थी। अब हमारे गांव के बिल्कुल नजदीक से रेत आती है, क्योंकि जहाँ पर नीमराना गढ़ है, किला है नीमराना का, उसके आसपास पहले ज्यादा रेत नहीं दिखती थी, अब बहुत रेत दिखती है। पहले हम तो छोटे थे ना, तो स्कूल से फरार होकर क्या करते थे कि नीमराना का जो फोर्ट है उस फोर्ट के पीछे में एक रोपवे लगा हुआ था, तो वहाँ पर फॉरनर्स आते हैं, तो हम क्या करते थे, मैं और मेरे ताऊ का लड़का दोनों, तो हम दोनों ना गायब हो जाते थे और साइकिल लेके दनादन खींच खींच के साइकिल को पहुंच जाते थे नीमराना। 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ता है, साइकिल से रोड टूटा पड़ा था, और उन जंगल थे, पहाड़ के ऊपर हम पीछे से महल में चढ़ जाते थे ऊपर जाकर के, और बस ऊपर जाकर क्या देखते थे, अंग्रेज देखते थे, है ना भाई, अंग्रेज अलग लगते हैं थोड़े से, बस रोप पे देखते थे यार, रोप पे कैसे जा रहे हैं लोग, मतलब वो लटके जाते हैं, रस्सी से लटके जाते हैं, वो देखने जाते हैं। तो पहले नहीं थी, अब देखते हैं तो वहाँ बहुत रेत आ गई, क्योंकि वो सारा रेत उड़ करके अब इसके आसपास आ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खनन हो रहा है। मैं देखते देखते एक पहाड़ गायब कर दिया, एक पहाड़ था उसको खा गए लोग बाग, पहाड़ को आप समझो पहाड़ कितना बड़ा होता है, पहाड़ को ही खत्म कर दिया, उसमें से पत्थर पत्थर निकाल के। तो अब सरकार ने क्या सोचा कि काम करते हैं, अफ्रीका के अंदर सारा मरुस्थल को रोकने के लिए एक बेल्ट बन रही है यहाँ पर, है ना, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। तो बोले कि अफ्रीका बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर 14 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी वृक्षों की एक पट्टी बना रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। ये थार मरुस्थल के विस्तार को पूर्व की तरफ बढ़ने से रोक देगी। थार मरुस्थल में ये मध्य राजस्थान में एक जिला है नागौर, नागौर जिले के अंदर जिप्सम मिलता है। क्या मिलता है नागौर में, क्या मिलता है, जिप्सम। भारत का लगभग 95-96% जिप्सम अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। भारत का सबसे बड़ा जिप्सम का उत्पादक कौन है, राजस्थान। 96% जिप्सम उत्पादन करना, आप समझ रहे हो कितने बड़े हुए, 96% जिप्सम का उत्पादन करता है, 96%। ऊपर देखोगे जिला पड़ता है बीकानेर, कोयले के भंडार है, नीचे देखोगे जैसलमेर प्राकृतिक गैस के भंडार है, और नीचे देखोगे बाड़मेर सांचौर, यहाँ पर पेट्रोलियम। देखो कोयला है, नेचुरल गैस है, और क्या है, पेट्रोलियम, और ये कौन है, जिप्सम। बड़े बड़े भंडार। जिप्सम मिट्टी में कलर की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ये तो सोना है, पेट्रोलियम, काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को। तो पेट्रोलियम के भंडार, प्राकृतिक गैस के भंडार, ये तमाम यहाँ पर मिलते हैं। एक रिफाइनरी है पंचपदरा, कौन रिफाइनरी, पंचपदरा, ये भी यहाँ पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। अब आते हैं तटीय मैदान, तटीय मैदानी प्रदेशों के ऊपर आओ। देखो भाई, तटीय मैदानी जो प्रदेश है, उन तटीय मैदानी प्रदेशों की जब बात करोगे तो तटीय मैदानी प्रदेशों का विकास 2 क्रियाओं से हुआ। या तो तटीय मैदानों पर एक क्रिया होगी जिसको बोलते हैं अपरदन, या तटीय मैदानों पर एक दूसरी प्रक्रिया होगी उसको बोलते हैं निक्षेपण। अपरदन मतलब काट देना, निक्षेपण मतलब जमा कर देना। निक्षेपण किसका होगा, मिट्टी का, है ना। कटाव भी किसका होगा, मिट्टी का ही होगा। तो सागर की लहरें आती हैं तटीय भागों के अंदर, या सागर की लहरें कुछ शर्तों पर कई बार अवसाद का जमाव भी कर देती हैं, कई बार सागर की लहरें कटाव भी करती हैं। और दूसरा है आपका जो नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, पेरियार, तमाम नदियां, ये अपने साथ अवसाद लाती हैं और अवसाद का लाकर क्या कर देती है, जमाव। तो लगातार तटीय भागों में दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, एक अपरदन भी होता है और एक क्या होता है, निक्षेपण। दोनों प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। अब ये आपके कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे पेपर का है नहीं काम, लेकिन फिर भी एक बार सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पश्चिमी तटीय मैदान जहां अपरदन की क्रिया से अधिक प्रभावित है, वहीं पर पूर्वी तटीय मैदान किससे ज्यादा हुआ है, निक्षेपण। क्योंकि पूर्व की नदियां बड़ी हैं और बड़ी बड़ी नदियां हैं, खूब सारा अवसाद लाकर तटों पर क्या करती हैं, जमा। जबकि पश्चिमी तट पर अपरदन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस तरीके से कटाव इन दोनों प्रक्रियाओं से इसका निर्माण हुआ है। देखो, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में, पहले पश्चिमी तटीय मैदान को देखें अगर, तो इस पर नदियां एस्चुरी या ज्वार नदों का निर्माण करती है। डेल्टा मैंने आपसे बताया था, डेल्टा बताया था, डेल्टा। तो डेल्टा बताया था सुबह की क्लास में। डेल्टा क्या होता है, नदी चल रही है, लास्ट में आकर जब सागर में मिलेगी तो अपना जो मुहाना होता है नदी का, उस माउथ या उस मुहाने के ऊपर क्या करेगी नदी, अपने साथ लाए गए पूरे अवसाद को लाकर के मुहाने पर कर देगी जमा, और खुद नदी कई 2, 3, 4, 5 धाराओं में बढ़ जाएगी। तो 4-5 धाराओं का जो क्षेत्र होता है, जैसे नदी आई और कई सारी 4-5 धाराओं में क्या हो गई, ये बढ़ गई, है ना। 4-5 धाराओं में बढ़ गई, ठीक है ना। 4-5 धाराओं में बढ़ गई, 1, 2, 3, 4 ऐसे डिवाइड हो गई, ठीक है ना। 4-5 धाराओं में बढ़ गई, चलिए ठीक है, 4-5 धाराओं में बढ़ गई, ओके, कोई बात नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर होकर कहलाएगा डेल्टा। लेकिन नदी आए और नदी आकर के वो सीधी जो है पानी के अंदर, सागर के अंदर मिल जाए, तो इसको बोलते हैं ज्वार नदमुख, या फिर इसको बोलते हैं एस्चुरी। ज्वार नदमुख या एस्चुरी, इसको बोलते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी। देखो, पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट वो काफी लंबा है, 1600 किलोमीटर लंबाई है, और औसत ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर। तट की बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट की बात नहीं कर रहे हैं। और चौड़ाई 50 से कितनी है, 100, औसत चौड़ाई कितनी है, 64। न्यूनतम चौड़ाई इसकी कहां पर पाई जाती है, कर्नाटक। पश्चिमी तट की न्यूनतम चौड़ाई किस राज्य में मिलती है, कर्नाटक। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट की न्यूनतम चौड़ाई कहां मिलती है, कर्नाटक। वहीं आप देखोगे कि पूर्वी तटीय मैदान, इस पर नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा। कुल लंबाई 1100, चौड़ाई 100 से कितनी मिलती है, 150। वो 50 से 100 ही है, ये 100 से 150 ज्यादा चौड़ा है पूर्वी तट। अब हम अगर इसको देखें, अच्छा इसको जैसे पूर्वी तटीय भागों की तुलना में अच्छे बंदरगाहों का विकास पश्चिमी तट पर हुआ है। देखो, अच्छे बंदरगाह यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ गाद है, दलदल है, डेल्टा बन रहा है, जहाज आएगा तो नीचे टिक जाएगा। जबकि पश्चिमी तट के ऊपर क्या है कि जैसे ये पश्चिमी घाट था, तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है,
क्योंकि ये हिस्सा टूटा और टूट करके नीचे की तरफ धस गया। तो पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट, उसके ऊपर यहाँ पानी की गहराई क्या है, ज्यादा है, इसलिए पानी ज्यादा गहरा होगा, इसका मतलब बंदरगाह अच्छा होगा, क्योंकि बड़े जहाज समुद्र के नजदीक, किनारे के नजदीक आ सकते हैं। तो ये बात है। चलो आगे बात करते हैं अगली। अब इस पश्चिमी तटीय मैदान को आप देखो, पश्चिमी तटीय मैदान क्या है। सबसे ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं कच्छ का रण। क्या बोलते हैं, कच्छ का रण। इसके बाद नीचे सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, किताब बंद कर दो, आराम से सो जाओ, शाम का टाइम है ना भाई, बताओ क्या बताएं, बताओ, है ना। देखो वे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार लाइफ में, उनके थोड़ा सा हो सकता है हल्का फुल्का, है ना, समझे नहीं समझे। तो अभी देखो नई, आपको पता है नई बाइक लाते हैं, लड़के जानते हैं, लड़कियों को नहीं पता है। तो नई बाइक नई गाड़ी लाते हैं तो वो कहता है इसको थोड़ा रवाना पड़ेगा गाड़ी को, एक बार सुना है, नहीं कहता, रवा करना होता है, ताकि उसके इंजन एक बार पता चल जाए कि हाँ भाई ठीक है। तो अभी जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी वो रवा होंगे, पहले मार्केट धक्के खाएंगे, एक बार खान सर का फाउंडेशन करके आएंगे, समझे नहीं समझे। तो अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब या तो आप बिल्कुल नए हैं, और या इसका मतलब ये है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पे निशाना वो रखा है, सही बात है कि नहीं, ध्यान सही जगह पे नहीं है कि नहीं भाई। इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो समझाने का है, बता तो दिया। पूर्वी तट छोड़े हैं, पश्चिमी तट संग्रह, पूर्वी तटों के ऊपर नदी आती है, ला करके जमा कर देती है, चौड़े हो जाएंगे, यहाँ ज्यादा जमा होता नहीं है, तो क्या इसमें समझाए बताओ, कोई बात नहीं। देखो तो ऊपर ये दलदली क्षेत्र है, और दलदली क्षेत्र है, यहाँ से पर्वत जिसका नाम है अरावली, यहाँ से आती है भाई साहब लूणी, कौन आती है, लूणी, लूणी आती है, नीचे से एक नदी आती है मोरबी, कौन सी आती है, तो लूणी और मोरबी नदियां इसमें आकर गिरती है, और पानी वहीं पर बिखर जाता है, सागर में जाता है नहीं। तो दलदली भूमि का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। यहीं पर मिलते हैं बन्नी घास के मैदान, कौन घास के मैदान है, इंपोर्टेंट बन्नी घास के मैदान, और श्रीलंका में पटाना घास के मैदान, श्रीलंका में, अफ्रीका में सवाना और वेल्ड, सवाना, और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, उत्तरी अमेरिका में कॉफी के बागान, अच्छा कॉफी के बागान, ब्राजील में फेजेंडा, फेजेंडा है ना फेजेंडा, और अमेजन के वन सेल्वास, अमेजन के वन, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, कैंटरबरी का है न्यूजीलैंड, है कि नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना इनका, है ना। पंपास और पंपास ये सब साउथ अमेरिका में, कंपोज, पंपास, ग्रांड चाको, है ना, ये सब साउथ अमेरिका। तो ये यहाँ पर आपका फिर कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी के साथ में कच्छ का मैदान। फिर ये जो बच गया इसको बोलते हैं काठियावाड़ या सौराष्ट्र, कौन सा है, काठियावाड़ या सौराष्ट्र। फिर आगे दमन, कौन आ गया, दमन द्वीप, बताया था ना आपको, लोकेशन समझाई थी कि दमन दीव एक द्वीप के ऊपर है, दमन तट के ऊपर है, दादरा नगर हवेली आंतरिक भाग में है, ना द्वीप पर है ना तट पर है, आंतरिक भाग में है दादरा नगर हवेली। दमन से गोवा चलोगे तो महाराष्ट्र है, दमन से गोवा क्या है, दमन से गोवा, क्योंकि दमन जो है ना वो दमन गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है, जैसे ये दमन है, ठीक है ना, और दमन है तो दमन के ऊपर तो कौन सा स्टेट है, ऊपर गुजरात, नीचे कौन सा है, महाराष्ट्र। तो दमन तक तो तुम्हारा आता है गुजरात, तो ये सौराष्ट्र का तट है, और दमन के नीचे का जो भाग है वो आता है कौन सा, वो आता है महाराष्ट्र, इसलिए महाराष्ट्र का तट है। और महाराष्ट्र का तटीय मैदान कहलाता है कोंकण तट, क्या कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। देखो इसमें गड़बड़ रखी है, इसमें है ना, इसमें गड़बड़ रखी है, ये वाली, ये कोंकण है, और ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कन्नड़, क्या बोलते हैं, कन्नड़ तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान। अब देखो दमन से और गोवा आ गए आप, दमन से कहां पर आ गए, गोवा, दमन से गोवा आपका था कौन सा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का तटीय मैदान कहलाता है कोंकण तटीय, कोंकण तटीय मैदान। तो कोंकण तटीय मैदान किस राज्य में है, महाराष्ट्र, किसमें आएगा, महाराष्ट्र। फिर आप इस गोवा से नीचे चलोगे तो गोवा से नीचे आओगे तो न्यू मैंगलोर, गोवा से नीचे, गोवा से नीचे न्यू मैंगलोर, और गोवा से न्यू मैंगलोर के बीच का जो है इसको बोलते हैं कर्नाटक, कौन राज्य है, कर्नाटक का तटीय मैदान कहलाता है कन्नड़ तटीय मैदान, कौन कहलाता है, कन्नड़ तटीय मैदान, कौन सा है, कन्नड़ तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान है गोवा से न्यू मैंगलोर। और न्यू मैंगलोर के बाद में जो आपका आएगा, ये आएगा न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी, और इसको बोलते हैं मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तटीय, कहाँ से कहाँ है, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी। अब इनकी क्या क्या खास बातें हैं, आ जाओ एक बार उस पर बात कर लेते हैं, क्या क्या खास बात है। तो आप सबको एक बार बोलना है मेरे साथ में, कैसे बोलना है, तो आप सब ऐसे बोलेंगे, ये बताओ, कच्छ का रण सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कच्छ का रण, कच्छ का रण के बाद में आता है कच्छ का मैदान, फिर सौराष्ट्र या काठियावाड़, सौराष्ट्र या काठियावाड़, फिर सौराष्ट्र काठियावाड़ के बाद में आप आओगे, फिर आता है कोंकण, कौन सा है, कोंकण, कोंकण कहाँ से कहाँ है, दमन से गोवा, दमन से गोवा, दमन से गोवा कौन सा है, कोंकण तटीय मैदान, दमन से गोवा कोंकण तटीय मैदान। गोवा से न्यू मैंगलोर, गोवा से न्यू मैंगलोर, गोवा से न्यू मैंगलोर कौन सा है, कन्नड़, गोवा से न्यू मैंगलोर कन्नड़, और न्यू मैंगलोर से और कन्याकुमारी मालाबार, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार तटीय मैदान। चाय पी लो एक मिनट। चलो अब देखो, आप थोड़ा ध्यान दो, सुनो, आप कच्छ के रण पर आ पाओ, कच्छ का रण, इसको जरा आप देखो एक बार, इस पर ध्यान दो। कच्छ का जो रण है, इस कच्छ के रण में आप यहाँ पर जब देखेंगे तो ये वाला जो दलदली क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसके दो हिस्से हैं, तो ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसको लिटिल रन ऑफ कच्छ, क्या कहा, लिटिल रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ, और ऊपर है कच्छ का रण मुख्य या बड़ा वाला, ठीक है। एक बात को आप समझो कि कच्छ का जो रण है
इस कच्छ का रण में नदी गिरती है, लूणी और कौन है, मोल। ऊपर से लूणी, नीचे से मोल। गुजरात का, ये गुजरात है, इसके किस हिस्से में, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर भी है और पश्चिम भी। उत्तर पश्चिम में फैला है, लवणीय है, दलदली क्षेत्र है, लवणीय है, साल्ट की मात्रा ज्यादा है, नमक बना रहे हैं लोग, लगे ना नमक के काम में, और नमक बना रहे हैं, और दलदली क्षेत्र है, बहुत सारे भूकंप यहाँ पर आते हैं। देखो शीत मरुस्थल लद्दाख है, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, लेकिन श्वेत मरुस्थल कच्छ का रण है, ये ध्यान रखना भाई। देखो जो श्वेत मरुस्थल है ना, वो श्वेत मरुस्थल कहा जाता है किसको, श्वेत मरुस्थल कहा जाता है कच्छ का रण को, और शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। शीत मरुस्थल लद्दाख, श्वेत मरुस्थल कच्छ का रण, कच्छ का, और शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद में देखो आप अगला नेक्स्ट, कच्छ का रण हो गया भाई, आगे कुछ है, हो गया और नहीं है, आज इतना ही पढ़ा दें आज, पक्की बात है। चलो आज